आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः एक बार आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा ये एपिसोड बीए भाग द्वितीय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध जो विद्यार्थी हैं उनसे संबंधित है। और बीए भाग द्वितीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके अंतर्गत हम मध्यकाल यानी कि जिसको कुछ विद्वानों ने उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना है, और उसका जो उत्तरी भाग है यानी कि जिसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, तो रीतिकाल का जो समय है उसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। देखिए, आप रीतिकाल बीए भाग द्वितीय के अंदर पूरी तरह लगाया हुआ है, और हम देखते हैं कि रीतिकाल के जो रचनाकार हैं उनकी अपनी एक प्रवृत्ति रही है, उनकी अपनी साहित्यिक दृष्टि से एक निश्चित धारा रही है, और उसी के ऊपर ज़्यादातर रचनाकारों ने अपने साहित्य की रचना की है। रीतिकाल से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि भक्तिकाल था, और भक्तिकाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि भक्ति की जो धारा थी वो प्रभावित होती रही थी। भक्तिकाल के पश्चात जो रीतिकाल आया, उस रीतिकाल में हम देखते हैं कि साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों में अंतर हमें देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये था कि भक्ति काल में जो भक्ति की प्रवृत्ति हमारी चल रही थी, वो भक्ति की प्रवृत्ति अब प्रेम और श्रृंगार में परिवर्तित हो गई। रीतिकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही, वो विशेषता थी कि ज़्यादातर रचनाकारों ने श्रृंगार, अलंकार और प्रेम से परिपूर्ण साहित्य की रचना की। परंतु हम देखते हैं कि रीतिकाल की जो विशेषता थी, यद्यपि अधिकांश कवियों के अंतर्गत हमें पाई जाती है, किंतु रीतिकाल में कुछ रचनाकार ऐसे भी रहे जिन्होंने इस परंपरा से अलग हटकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय चेतना को महत्व दिया, और उसी प्रकार की रचनाएं उन्होंने रची। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं वो हमारे सामने उभर कर आते हैं। उनका नाम है भूषण। जिन छात्रों ने पूर्व में या कभी भी हिंदी साहित्य का अध्ययन किया है, वो निश्चित रूप में भूषण के नाम से अवश्य परिचित होंगे। आप देखिए कि भूषण जो है रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवियों के अंतर्गत जाने जाते हैं। हम देखते हैं कि रीतिकाल में अधिकांश रचनाकारों ने श्रृंगार, प्रेम, अलंकार, नायक नायिका का सौंदर्य आदि विषयों को अपना प्रतिपादन बनाया। किंतु हम देखते हैं कि भूषण जो थे, उन्होंने इस परंपरा से अलग हटकर एक वीरता से परिपूर्ण, जोश, उत्साह से परिपूर्ण जो साहित्य है उसकी उन्होंने रचना की। अब एक सवाल हमारे सामने ये आता है कि इस प्रकार के जब पूरे रचनाकारों की जो परंपरा चल रही थी, जिस समय हम देखते हैं कि सारे जो रचनाकार हैं वो श्रृंगार, भक्ति और प्रेम में लीन थे, और उन्होंने अपने श्रृंगार को भी एक प्रकार से भक्ति का जामा उड़ाने का प्रयास किया। भक्ति के माध्यम से भी वो अपने प्रेम और श्रृंगार को ही क्या कर रहे थे, अभिव्यक्त कर रहे थे। तो भूषण जैसे रचनाकारों ने क्यों उस पद्धति को त्याग कर और एक युद्ध का उन्माद, एक वीरता, एक उत्साह, एक जोश से संबंधित जो रचनाएं थी उन्होंने रची। देखिए, भूषण का जो जन्म है वो लगभग विक्रम संवत 1670 के आसपास माना जाता है, और उनका जो मृत्यु समय है वो लगभग 1700 विक्रम संवत 1772 के आसपास माना जाता है। हम देखते हैं कि मध्यकाल का ये जो समय था ये प्राय मुगलों का समय था। और देखिए, मुगल शासकों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो जो मुगल शासक थे उनमें कुछ शासक बहुत अच्छे हुए, उनकी मानवीय प्रवृत्तियां बहुत अच्छी थी, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो संप्रदायवाद, जो संस्कृति थी उसको एक करने का प्रयास किया, दोनों को समान करने का प्रयास किया। किंतु इसी मुगल साम्राज्य में कुछ शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने इस प्रकार के संप्रदायवाद को
बढ़ावा दिया और कट्टरवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। वे अपने आप को भारतीय धर्म संस्कृति से अलग समझते रहे और अलग समझ करके भारतीय धर्म और संस्कृति को अपने प्रभाव में लाने का वे पूरी तरह प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बलात् भारतीय हिंदू जनता को मुस्लिम बनाने का प्रयास किया, धन के बल पर, ताकत के बल पर या और अन्य प्रकार से उन्होंने भारतीय स्त्रियों का बलात् अपहरण करने का प्रयास किया। अपनी कट्टर जो मुस्लिम विचारधारा थी उस कट्टर मुस्लिम विचारधारा को भारतीय जनता के ऊपर थोपने का प्रयास किया। इस प्रकार के शासक भी हुए। हम देखते हैं कि जो भूषण हुए थे, भूषण के समय औरंगजेब का शासन भारत में विद्यमान था और औरंगजेब यद्यपि अपने निजी जीवन में निहायत ईमानदार, कर्मठ और एक अच्छा शासक था, किंतु जहाँ तक धर्म और संप्रदाय की बात थी, धर्म और संप्रदाय के प्रति उसमें कट्टरता पूरी तरह भरी हुई थी और वह भारतीय हिंदू जनता को पूरी तरह मुस्लिम संप्रदाय में परिवर्तित करने पर आमादा था। इसके लिए उसने भारतीय मंदिरों को कई जगह तोड़ा, भारतीय जनता को उसने मुस्लिम बनाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो औरंगजेब था वह एक प्रकार से कट्टर मुसलमान था और अपनी कट्टरता को वो भारतीय धर्म और संस्कृति के ऊपर लादना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने सभी प्रकार के रास्ते अपनाने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि उस समय भूषण जैसे रचनाकार का उदय हुआ और भूषण जो छत्रसाल के दरबार में भी रहे थे। भूषण देखिए उत्तर प्रदेश का एक ग्राम है त्रिविक्रमपुर, जिसको सामान्य भाषा में तिकमापुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और भूषण शुरू से ही छत्रसाल और बाद में जो है शिवाजी आदि के संपर्क में आए। तब उन्होंने देखिए औरंगजेब का जब शासनकाल था तो राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि औरंगजेब का जो विरोध करने का साहस था वो भारत के जो दूसरे हिंदू राजा थे वो किसी भी प्रकार से नहीं कर पा रहे थे। कुछ बचे हुए जो राजपूत शासक थे वो भी प्राय येन केन प्रकार औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनमानस में, भारतीय जन प्रदेश के अंदर औरंगजेब या मुगल सम्राट के अत्याचारों का विरोध करने वाला कोई नहीं रहा था, तो उस समय महाराज शिवाजी ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया और उन्होंने भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने औरंगजेब से इस चीज़ का पूरी तरह, औरंगजेब की इन नीतियों का पूरी तरह विरोध किया और भारतीय धर्म और संस्कृति की स्थापना पर पूरी तरह बल दिया। भूषण जैसे जो रचनाकार थे वो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम से परिपूर्ण थे और उन्होंने इसीलिए अपने साहित्य का जो आधार है, अपने साहित्य का जो नायक है वो महाराज छत्रसाल और महाराज छत्रसाल और शिवाजी जैसे रचनाकारों को बनाया। देखिए उनकी जो रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, वो इन्हीं भावनाओं से परिपूर्ण है। हालांकि उनकी और रचनाएं भी मानी जाती है जिनमें 2-3 नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और कालिदास हजारा। कालिदास की रचना मानी जाती है किंतु ये रचनाएं उनकी उपलब्ध नहीं है, अभी अप्रामाणिक है, इसलिए हम प्रामाणिक रूप से उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उनकी 3 रचनाएं छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण, ये रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इन रचनाओं में उन्होंने जिस तरीके से हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रीय चेतना को प्रतिपादित किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भूषण ने महाराज छत्रसाल और शिवाजी जैसे जो राष्ट्रीय नायक थे उनको अपना आदर्श माना और उनको आदर्श मानकर उनसे प्रेरणा लेते हुए उनकी वीरताओं का उन्होंने बखान किया और वीरताओं का बखान करने के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता में एक नई राष्ट्रीय चेतना भरने का प्रयास किया। इसीलिए भूषण को हम रीतिकाल के राष्ट्र कवि के रूप में भी मानते हैं। प्राय परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी आता है, पूछा जाता है कि भाई भूषण की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो उनकी जो राष्ट्रीय चेतना है वो देखिए आप सभी क्षेत्रों में, वो केवल कुछ यहाँ एक जो स्मरण रखने की बात है वो ये है
कि कुछ लोगों ने भूषण की इस राष्ट्रीय चेतना के ऊपर आक्षेप लगाया है और वो ये मानते हैं कि भूषण ने राष्ट्रीय चेतना के नाम पर अपने जो आश्रयदाता थे उन आश्रयदाताओं की प्रशंसा का गान किया है। भूषण ने केवल जो है अपने जो राजा महाराजा थे उन राजा महाराजाओं की वीरताओं का बढ़ चढ़ करके बखान किया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने पदों में, अपने छंदों में भारतीय संस्कृति के नाम पर संप्रदायवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। किंतु वास्तव में जब हम गहराई से विचार करते हैं तो आलोचकों की ये जो विचारधारा है यह पूरी तरह अनुचित दिखाई देती है। यह बात ठीक है कि भूषण ने महाराज छत्रसाल को अथवा जो है शिवाजी को अपनी रचनाओं का आधार बनाया, अपना नायक बनाया, उनके माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करने का उन्होंने प्रयास किया। किंतु वास्तव में उनके जो नायक थे वो एक वास्तविक बात यह है कि उनके जो नायक थे वो नायक पूरे राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित थे। उनके जो नायक शिवाजी थे या छत्रसाल महाराज थे वो पूरे राष्ट्र को एक चक्रवर्तित्व में बांधना चाहते थे। पूरे राष्ट्र को वो मुस्लिम अनाचार और अत्याचारों से मुक्त कराना चाह रहे थे। किस तरीके से कि जो मुस्लिम शासक थे वो भारतीय जनता पर, भारतीय नारियों पर, भारतीय संस्कृति पर अनाचार और अत्याचार कर रहे थे, उन्हें रोकना आवश्यक था और शिवाजी ने यही किया। छत्रसाल दशक ने इसी का प्रयास किया। तो निश्चित रूप में भूषण ने अगर उन नायकों को आधार बांधकर अपने साहित्य की रचना की तो उसमें कोई अनुचित नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी रचनाओं के अंदर संप्रदायवाद का बोलबाला देखने को नहीं मिलता है। वास्तव में वो सांप्रदायिक एकता के पक्षधर थे। शिवाजी जो स्वयं मुस्लिम आक्रांताओं के विरोधी थे, स्वयं उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की कई बार रक्षा की है, कई बार उन्होंने उनके जो है सम्मान को बचाने का प्रयास किया है। अगर शिवाजी के अंतर्गत इस प्रकार की भावना होती, कट्टरता की भावना होती, तो वह इस प्रकार का अनाचार या इस प्रकार का जो व्यवहार है वो मुस्लिम महिलाओं के प्रति कभी भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब शिवाजी को आधार बना करके और जिन आलोचकों ने भूषण की राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया है वो प्राय संभव नहीं है, वो उचित प्रतीत नहीं होता। देखिए, भूषण ने सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ उनकी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां रही है वो साहित्यिक प्रवृत्तियां भी बहुत प्रभावी रही है। भूषण अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हुए, इसीलिए रीतिकाल के अंतर्गत एक नई परंपरा का उद्घोष उन्होंने किया और उसी परंपरा के कारण उनका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा माना जाता रहेगा कि किस तरीके से रीतिकालीन साहित्य को उन्होंने एक नई स्थिति हमारे पास में आकर के